नमस्कार। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको भी फटाफट अपन रिवीजन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इमेज देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये तो जो इमेज है मैंने सामने आपको जो दिखा के रखी है, ये मैंने बनाई है। मैं आपको नेट से जो मैंने डाउनलोड किया है वो इमेज दिखा देता हूँ। और हमेशा की तरह इस चैप्टर में भी आपको क्या करनी है, थ्योरी पढ़नी है इससे, और उसके बाद आपके पास जो भी सोर्स हैं उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं और एमसीक्यू लगाने हैं, बहुत ज़रूरी एमसीक्यू। और मैंने इस चैनल पर और भी दूसरे वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखिए, पाचन तंत्र में आप देखेंगे कुछ कुछ अंग। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, खाना खाते हैं आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ ये आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। यहाँ से लार आपकी निकलती है जो कि पचाने में सहायक होती है। फिर यहाँ से आपका भोजन जाता है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये ट्यूब के जैसी होती है ना, ये ट्यूब के जैसी होती है ईसोफेगस। उसके बाद ये है स्टमक, इसको हिंदी में आमाशय कहते हैं, ठीक है ना। ये स्टमक है, ये आपका लीवर है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये इसको अभी आप देख लीजिए कौन सी चीज कहाँ पे, फिर आगे आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। ये है आपका पेंक्रियास, अग्नाशय जिसको कहते हैं ना, ध्यान से इसको देख लेना। ये है आपकी बड़ी आंत, ये बड़ी आंत। और ये जो है ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है। ये इससे जुड़ी हुई है, स्टोमक से जुड़ी हुई है ना। ये स्टोमक के बाद, ये स्टोमक जहाँ पे खत्म होता है ये ट्यूब, तो यहाँ से आपकी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। और फिर ये जो छोटी आंत रहती है ये जाके ये बड़ी आंत से जुड़ती है ना, और ये बड़ी आंत फिर ये यहाँ से जाती है और यहाँ से आप जो खाते हैं हक्के के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है बड़ी आंत का, एनस कहलाता है। उसके ऊपर वाला पार्ट रेक्टम कहलाता है। और बड़ी आंत में ही एक पार्ट ये होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है ना। कई बार बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो इसको कटवा के ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ता है। तो ये बेसिक अंग है पाचन के, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लेना, है ना, या फिर रिपीट करके देख लेना। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ मैंने जो फिगर बनाया है और उसमें कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ अपने नोट्स से। ठीक है, ये मैंने बनाया है। तो ये मुख है, ये आपकी लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। उसके बाद ये इसको ईसोफेगस नली बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्रसिका बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आपका खाना आता है स्टोमक या आमाशय में। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम में ये पूछता है कि कौन कौन से पाचक रस या एंजाइम निकलते हैं और कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो आमाशय से कौन कौन से निकलते हैं, ये तीन चीज याद रखिएगा। एक HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। फिर एक आपका होता है पेप्सिन, फिर एक आपका होता है रेनिन, और एक होता है आपका जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। याद रखिएगा, पेप्सिन, रेनिन, जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और HCl, और एक म्यूकस भी निकलता है थोड़ा, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से निकलते हैं, स्टोमक से निकलते हैं। उसके बाद आप देखिए पेंक्रियास, पेंक्रियास से क्या क्या निकलता है। देखो, पेंक्रियास से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंसुलिन निकलता है, ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। फिर एक निकलता है एमाइलेज, फिर ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहो तो अलग से इसकी लिस्ट बना लेना। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इसके अलावा एक पेंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलता है पेप्सिन, रेनिन, ये इंपॉर्टेंट है। पेंक्रियास से निकलता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है, ये निकलता है। उसके बाद ये आपकी जो छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत से क्या क्या निकलता है, ये लाइपेज, लाइपेज जो कि यहाँ से निकल रहा था, छोटी आंत से भी निकलता है। इसके अलावा एंजाइम होता है लैक्टेज, फिर होता है सुक्रेज, माल्टोज और पेप्टाइडेज, है ना। ये तो ये आपके निकलते हैं छोटी आंत से। ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है ना, कि अग्नाशय से कौन सा निकलता है और आमाशय से कौन सा निकलता है, और इन सब के अलग अलग काम होते हैं। कोई किसी का प्रोटीन का पाचन करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट का करता है, कोई फैट का करता है ना। तो नाम आप याद रख लेना, दो चार बार इस फिगर को देखना और इसकी अलग से एक लिस्ट अपनी तरफ से बना लेना, ठीक है ना। तो उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। ये आपका लीवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है जिसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। अब ये देखो ड्यूडेनम क्या होता है, ये जो आपका स्टोमक होता है ना, स्टोमक के बाद ये जो एंड वाला हिस्सा होता है, जो छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है ना, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद ये जो सारा पार्ट होता है ये छोटी आंत का, ये जो घुमावदार है, इसको बोलते हैं जेजुनम, ये जेजुनम होता है। फिर उसके बाद एंड वाला पार्ट जो होता है छोटी आंत का, जो कि बड़ी आंत से जुड़ा रहता है ना, इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और ये लास्ट वाला इलियम, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपकी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत का ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई काम नहीं होता, और कई बार जब इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स है। फिर ये सीकम है, ये वाला पार्ट बड़ी आंत का। उसके बाद
इसके ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये वाला पार्ट जो कहलाता है असेंडिंग कॉलम कहलाता है, ये वाला पार्ट। ये जो लंबा वाला पार्ट है तो ये ट्रांसवर्स कॉलम कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंडिंग कॉलम कहलाता है। नहीं आएगा एग्जाम में लेकिन एक समझ के लिए याद रख लो इसको, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका रेक्टम कहलाता है ये वाला पार्ट, और ये वाला आपका एनस या गुदाद्वार कहलाता है, या एनल कनाल भी इसको कई जगह कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेजर आपके पाचन तंत्र के पार्ट हैं, और इनमें इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से जूस निकलते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है कि ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, दांत जो मैंने आपको अभी बताना है, ये मैं आपको एक फिगर आपको दिखा देता हूँ। देखो दांत का ये फिगर देख लो, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। देखो दांत में देखो, ये जो आपके एक अभी केवल एक साइड का देखना ना, दूसरे साइड का मत देखना। अपन इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 4 पार्ट? देखो ऊपर के 2 पार्ट, एक पार्ट ये वाला, फिर एक पार्ट ये वाला, फिर नीचे के 2 पार्ट, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। टोटल कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो एक पार्ट के दांत जब अपन समझ लेंगे तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो अपने टोटल निकल आएंगे कि कौन से दांत कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो दांत होते हैं सामने के, है ना, ये इनको कहते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स कहते हैं ये सामने के जो दांत होता है, ठीक है, इंसीजर्स। उसके बाद राक्षस टाइप के आपके जो दांत निकले रहते हैं ना, आप देखेंगे सामने के ये खरगोश वाले दांतों के जस्ट बगल में जो दांत होते हैं, ये राक्षस टाइप के, जो नुकीले टाइप के जो दांत होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं केनाइन दांत, ठीक है। ये केनाइन दांत होते हैं, एक होता है एक साइड में, ठीक है, ये एक केनाइन दांत होता है। केनाइन दांत के बाद आपके आते हैं प्रीमोलर। ये ऊपर भी होता है ना, ऊपर नीचे एक जैसे होते हैं। जैसे ये केनाइन है तो ऊपर भी एक केनाइन होगा, ठीक है, नीचे एक केनाइन है, ऊपर भी एक केनाइन वाला दांत होगा। केनाइन के जस्ट बगल में होते हैं आपके प्रीमोलर दांत, ठीक है। ये प्रीमोलर दांत होते हैं, ये 2 होते हैं। तो नीचे 2 हैं तो ऊपर भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, ठीक है ना। प्रीमोलर के जस्ट बगल में होते हैं आपके मोलर, 1 2 3, ठीक है। ये 3 मोलर होते हैं, ये 2 प्रीमोलर होते हैं, उसके बाद ये केनाइन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके इंसीजर्स होते हैं, है ना, ये चारों तरफ होते हैं। ऐसा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो आप अभी एक इमेज देख के समझ लो कि कौन से दांत कहाँ पे होते हैं ना। उसके बाद अपन मल्टीप्लाई करके टोटल दांत निकाल लेंगे। समझने के लिए ये दांत वाला हो गया। उसके अलावा एक आपको समझाने के लिए मैंने इमेज और डाउनलोड की है, ये, ठीक है। देखो अभी एक टर्म यूज करेंगे एपिग्लॉटिस, है ना। तो होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे 2 नलियां होती हैं। एक नली आपकी होगी जहां से आप सांस लेते हैं, ठीक है, और दूसरी नली आपकी होगी जहां से आपका खाना जाता है। तो खाने वाली जो नली होती है ना, ये देखो, खाने वाली जो नली होती है इसको ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ से यहाँ से आपका खाना जाता है। उसके जस्ट बगल में आपकी ये सांस लेने वाली नली होती है, ये सांस लेने वाली नली होती है, इसको लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो नली है इसको लैरिंक्स कहते हैं, और ये वाली नली जहां से खाना जाता है इसको ईसोफेगस कहते हैं। अब होता है क्या है, कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाना यहाँ ना चला जाए, कई बार चला जाता है ना तो आपको खांसी आने लग जाती है। तो यहाँ खाना ना चला जाए इसके लिए यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एपिग्लोटिस, ये नीचे ढक जाता है, ये नीचे आ जाता है, और नीचे आने से ये वाला जो छेद होता है ना, ये वाला ट्यूब जो होता है ये बंद हो जाता है। ये एपिग्लोटिस जैसे नीचे आता है तो ये वाला ट्यूब जो होता है ये बंद हो जाता है। बंद होने से क्या होता है, खाना जब आप खाते हैं, ये मुंह से जब खाना आप खाते हैं तो यहाँ नहीं जाता, डायरेक्ट यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, इसको बंद करने का काम करता है। और ये ईसोफेगस है, ये खाने की नली है। लेरिंग्स ये जो है ये सांस लेने की नली है। और ये वाला पार्ट जो कहलाता है ये फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना। ये आपका पैलेट है जिसको तालू कहते हैं ना, ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये आपकी जीभ होती है, ये आपका जबड़ा होता है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, आगे समझने में काम आएगा, ठीक है। पॉज करके इसको थोड़ा सा समझ लेना, नहीं होगा तो रिपीट करके देख लेना है इसको, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा इसको। अब अपन थ्योरी वाले पार्ट में चलते हैं। तो देखो पाचन में होता है कि एकदम सिंपल आप समझो, जब आप खाना खाते हो, कुछ भी खाना जो भी आप खा रहे हो उनको आप फूड मॉलिक्यूल समझो, और अंदर जो भी क्रिया होती है, दांतों से आप चबाते हो, लार मिलती है उसमें, तो उससे क्या होता है, खाना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। दांत से चबाते हैं, फिर एंजाइम मिलते हैं, उसमें पाचक रस मिलते हैं। तो भोजन जो आपका होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है, ये एंजाइम और पाचक रस के द्वारा, है ना। फिर पाचन के टोटल 5 चरण होते हैं। पहले इनके नाम देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर इनके काम आपको बताता हूँ, है ना। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। फिर दूसरा होता है पाचन, जिसे कहते हैं डाइजेशन। फिर होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। फिर होता है स्वांगीकरण, जिसे कहते हैं असिमिलेशन। और होता है उत्सर्जन, जिसे कहते हैं डिफेकेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है ये समझो।
अंतःग्रहण यानी इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन ग्रहण यानी भोजन खाना। आपने भोजन खाया, भोजन आपके मुंह में चला गया, ठीक है, उसे कहते हैं अंतःग्रहण यानी इंजेक्शन। अब एग्जाम में पूछ चुका है ये कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। भोजन को जब आप चबाते हैं उसमें लार मिलने लग जाती है ना, तो वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, भोजन टुकड़ों में टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा है पाचन, जो कि मुंह से शुरू हो जाता है, लार भोजन में मिलती है वहां। उसके बाद होता है अवशोषण। आपका जो भोजन है वो पच गया है, भोजन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। अब उसके जो पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जो भी है, तो उन सब का अवशोषण करना है शरीर को, ताकि शरीर उनका यूज कर सके, ठीक है। तो उस पार्ट को बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, यानी खाने से पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करना। ये काम किसके द्वारा होता है, ये विलाई के द्वारा होता है। इसको मैं रसांकुर जिसे कहते हैं। इसकी मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे दिखता है। तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ना, ये विली कहता है, वहां गलत विलाई लिख दिया है, यहाँ विली होता है। तो ये आपकी छोटी आंत में संरचना होती है। इसको थोड़ा सा इमेज आपको बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ। करोड़ों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में। ये जैसे ये इमेज आप देख रहे हो, तो आपकी जो छोटी आंत होती है ना, उनमें ये छोटे छोटे ऐसे उंगलियों जैसे ऐसे निकले रहते हैं, विली। तो ये क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे जैसे भोजन निकलता जाता है, तो ये भोजन से जो उनके पोषक तत्व होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। ये इमेज देख लो, ठीक है, ये उंगलियों जैसे निकले रहते हैं ये, ठीक है। ये देखो, ये विली, ये उंगलियों जैसा विली निकला ना, इसको उंगली समझना, कुछ और मत समझ लेना। ये जो विली निकले हैं, और यहाँ से कैपिलरीज जो होती है जिनमें ब्लड आपको फ्लो होता रहता है, तो कैपिलरीज यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। तो जैसे ही ये छोटी आंत की जो विली है, जैसे पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसका अवशोषण करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण विली में होगा, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट ये रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, जो कैपिलरी होती हैं, यहाँ से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं विली, और ये छोटी आंत में होती है ना, छोटी आंत में फैली होती है। क्या क्या काम होता है इनका, भोजन से जो आपके पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नोट्स में। ये स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है, पोषक पदार्थों का रक्त में मिलना, रुधिर मतलब रक्त यानी कि ब्लड, ठीक है ना। और उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब आपने भोजन खा लिया, भोजन से अब्सॉर्प्शन कर लिया, और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है, जो आपके शरीर के किसी काम का नहीं है, उसका उत्सर्जन कर देना। वो अब जब आप मल त्याग करते हैं, है ना, तो आप फालतू का जो भोजन रहता है जिसका शरीर यूज नहीं कर सकता, उसको निकाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 5 जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, ये हैं। उसके बाद भोजन की ये चरण आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल में पूरे होते हैं। वो जो ईसोफेगस मैंने आपको दिखाया था ना, वो पूरी जो शुरू से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। जैसे आप इसको देखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूरी एक ही ट्यूब है, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब ऐसे जाएगी, फिर यही ट्यूब ये होगी, और ये ट्यूब यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी एक सिंगल ट्यूब है, ठीक है। आहार नाल, इसको आहार नाल कहते हैं। आहार नाल माउथ से शुरू होती है, आपने देखा, माउथ, उसके बाद ईसोफेगस भोजन नली, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, और ये इसकी जो लंबाई होती है 9 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है ना। अब आहार नाल के किस भाग से पाचन स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख से, मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, और आहार नाल स्टार्ट मुंह से होती है, और एंड कहाँ पे होती है, गुदा, एनस से, ठीक है, जहां से आप हगते हैं वहां से एंड हो जाती है। अब ये भी काम करनी है, अब स्टार्ट कर देते हैं। दांत जो मैंने आपको दिखाए थे ना, दांत की, ये देखो, जो मैंने आपको दांत दिखाए थे, तो एक साइड का आप समझ जाओगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपके राक्षस जैसे दांत होते हैं, इनको केनाइन कहते हैं, ठीक है, ये एक होते हैं। फिर आपके बगल में ये इंसीजर दांत होते हैं, ये दो इंसीजर होते हैं। केनाइन आपने देखा होगा, राक्षस जैसे दांत, ये खरगोश वाले दांतों के जस्ट बगल में एक एक दांत निकला रहता है ना, कुत्ते जैसा, ये केनाइन। तो एक केनाइन होता है हर साइड में, तो एक केनाइन होगा, 2 इंसीजर होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे, और सबसे लास्ट में 3 मोलर होंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो तो 3 मोलर, उसके बाद 2 आपके प्रीमोलर, फिर आपका ये कैनाइन वाला दांत आ जाएगा, फिर सामने के 2 दांत ये खरगोश वाले आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही 4 तरफ होते हैं, एक यहाँ पे, फिर एक दूसरा इस साइड पे होगा, फिर नीचे साइड एक ये होगा, फिर ये इस साइड होगा, मतलब 4 होंगे। तो इन सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हुए, ये 3, 2 5, 1 6, 6 2 8, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके कितना हो गया, 32। तो टोटल कितने हो गए दांत, 32 दांत हो गए, जिसमें से इंसीजर कितने हो गए, 4 दूनी 8, है ना, 4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 दूनी 8। केनाइन कितने हो गए, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 केनाइन, 8 इंसीजर। प्रीमोलर कितने हो गए, एक साइड में यहाँ 2 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी कितने हो गए, 8, 8 प्रीमोलर हो गए।
और मोलर कितने हो गए आपके 3, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 12, है ना, क्योंकि मैं एक साइड का बता रहा हूँ और चारों साइड का कैलकुलेट करोगे तो 4 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने एडल्ट की बात की है, ठीक है, वयस्कों की बात की है। बच्चों की आप बात करेंगे तो बच्चों में ध्यान रखना ये प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, शून्य, 0 होते हैं, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप 1-2 बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं इंसीजर, जो आपके सामने वाले दांत होते हैं, जिसको खरगोश वाले जो दांत होते हैं सामने वाले, इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। ये किस काम आते हैं, ये बाइटिंग यानी काटने के काम आते हैं, और बच्चों में सबसे पहले यही वाले दांत उगते हैं, ठीक है। हाथी के जो बाहर जो दांत निकले रहते हैं ना, वो सेकेंडरी इंसीजर होते हैं, और हमारे पास सिर्फ प्राइमरी इंसीजर होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, कृंतक, है ना, और ये काटने के काम आते हैं। खरगोश में भी सामने जो दो दांत निकले रहते हैं ना, वो काटने के काम आते हैं, इंसीजर, है ना ये। उसके बाद दूसरे है केनाइन, केनाइन जो नुकीले चोखे चोखे दांत होते हैं ना, नुकीले दांत जो होते हैं, ये केनाइन, जो आपने देखा होगा कुत्ते में बहुत लंबे होते हैं, जानवरों में बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं भोजन को फाड़ने के काम होते हैं। सर्वाधिक मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, और शाकाहारी जंतुओं में जो हर्बीवोर होते हैं उनमें ये दांत नहीं मिलेंगे। कभी आप गाय के दांत देखना, गाय के दांत एकदम आपको एक ही जैसे दांत मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको कैनाइन दांत या नुकीले दांत आपको नहीं मिलेंगे, क्यों, शाकाहारी होती है, ठीक है। मानव में कितने कैनाइन दांत पाए जाते हैं, 4 मैंने आपको बता दिया ना, एक साइड 1, 2 ऊपर 2 और नीचे 2, टोटल कितने हो गए, 4, है ना। उसके बाद आपके आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर मैंने आपको बताया ना अभी, बच्चों में नहीं पाए जाते प्रीमोलर, और एडल्ट में पूरे मुंह में 8 प्रीमोलर पाए जाते हैं। इनका काम होता है भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। फिर होते हैं आपके मोलर, प्रीमोलर के जस्ट बगल में जो 3 दांत मैंने आपको बताए थे ना, 3 दांत एक तरफ, तो चारों तरफ कितने पाए जाएंगे, 4 तिहाई 12, टोटल कितने हो जाएंगे मोलर, 12। इनका भी काम होता है पीसना, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। आपको समझ अगर मेरे पास परेशानी होगी तो थोड़ा बैक करके उस इमेज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, या अपने मुंह में उंगली डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब दांत की परतें देख लेते हैं। तो ये देखो, सबसे बाहर की जो परत होती है दांत की, ये इनेमल कहलाती है, ये इनेमल। उसके बाद अंदर की दूसरी जो परत होती है इसको डेंटाइन कहते हैं। फिर तीसरी जो परत होती है वो पल्प होती है, और सबसे लास्ट में आपका ये दांत में रूट होता है, ठीक है। इनेमल ये सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे कठोर होता है, फिर आपका डेंटिन होगी, फिर आपकी पल्प होगी, उसके बाद आपका रूट हो गया, ठीक है ना। तो देखो लिखा है यहाँ पे, दांत की सबसे बाहरी परत इनेमल है, क्राउन ऑफ टीथ जिसे कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, फॉर्मूला इसका Ca3PO4। उसके बाद मानव शरीर का ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, और जंतु शरीर का भी सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर भाग कौन सा है, तो आपके दांत है। उसके जस्ट नीचे आपकी जो पाई जाएगी इनेमल की नीचे वाली परत जो होगी वो भी डेंटिन कहलाएगी, और ये भी कैल्शियम फॉस्फेट की ही बनी होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका पल्प पाया जाएगा। यही जो पल्प रहता है ना, ये दांतों में ठंडा गर्म का एहसास कराता है। कई बार जब इनेमल आपके दांतों में कैविटी पड़ जाती है, ठीक है, कैविटी जब पड़ जाती है तो ये जो पल्प वाला पार्ट होता है ये बाहर एक्सपोज हो जाता है, और जब एक्सपोज हो जाता है तो यहाँ पे जैसे फूड जो आप खाते हैं ये टच होने लगते हैं। जैसे मान लो आपने चाय पी, तो ये यहाँ पे अगर आपका कैविटी लग गई तो चाय अगर यहाँ पे टच हो जाएगी तो आपको ठंडा गर्म का एहसास होगा। नॉर्मली यहाँ पे दांतों में ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता, ठीक है ना। और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये दांतों की जो इलाज करता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, और दांतों का अध्ययन जो कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। माउथ, जीभ, दांत और लार ग्रंथियां जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दांत के बारे में मैंने आपको बताया कि वही है, दूध के दांत अस्थायी दांत होते हैं जो कि बच्चों में निकलते हैं, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, जिन्हें टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। बाद में जब वो टूट जाते हैं तो आपके स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ निकलते हैं, जो कि 32 होते हैं, है ना। उनमें से मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, इंसीजर आपके 8 होते हैं, रदनक यानी कैनाइन आपके 4 होते हैं, अग्र चर्वणक 8 होते हैं, चर्वणक आपके 12 होते हैं ना, मैंने आपको पहले बता दिया ये। फिर डेंटल फॉर्मूला है, आप देख लेना इसको, 2123। 2123 क्या है, 2123 मतलब जो आपके सामने खरगोश वाले दांत कितने हैं, 2, ठीक है। खरगोश वाले दांत के जस्ट बगल में आपको राक्षस वाले दांत हैं, कैनाइन, उसके जस्ट बगल में आपके प्रीमोलर हैं 2, और उसके जस्ट बगल में आपके 3 मोलर दांत है, ठीक है। तो ये दांतों की संख्या है आपकी। 2 आपके इंसीजर हैं, कृंतक हैं, उसके जस्ट बगल में आपका कैनाइन दांत 1 है, उसके जस्ट बगल में 2 आपके प्रीमोलर हैं, उसके जस्ट बगल में आपके 3 मोलर दांत है, ठीक है। ये एक साइड के दांत है, और ऐसे 4 साइड के अगर आपको गिरने हैं तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो यही लिखा है 8, 4,
ये बच्चों का है, तो बच्चों में तो होता नहीं है। 8, 4, 8 और 12, तो टोटल यहाँ पे 32 दांत हो गए। और ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों में 20 दांत होते हैं, बड़ों में 32 दांत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जीभ, जीभ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जीभ से इतने यही आ सकता है कि जो आपके टेस्ट बड्स होते हैं, जो आपकी स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ में होती हैं, जिससे आपको भोजन का स्वाद कैसा है उसका पता चलता है, ठीक है। ये एक पेशी अंग है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, बोलने के काम आती है ना। और भोजन का स्वाद कैसा है ये पता लगाने के काम आती है, और भोजन में लार जो आपकी सलाइवा होती है उसको मिलाने के काम आती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आपको एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पीएच वैल्यू एक होती है, तो पीएच वैल्यू 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जो पीएच वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है ना। जैसे मान लो किसी चीज की पीएच वैल्यू 5 है तो वो एसिडिक में कहलाएगी, और जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एसिडिक। जैसे मान लो ये सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू 0 है ना, तो सब बहुत एसिडिक है, एकदम तेजाब जैसा। फिर 1 जिसकी है थोड़ी कम एसिडिक, 2 कम एसिडिक, और 7 के ऊपर जब बढ़ते हैं तो आपके बेस होता जाता है ना, क्षारीय होता जाता है वो, ठीक है। तो 0 से 7 तक अगर किसी का पीएच है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से ऊपर मैक्सिमम 14 तक है तो वो आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना। अब लार को सलाइवा कहते हैं। लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 होती है। तो आप यहाँ पे देखो 7 के एकदम करीब है ना, कि मतलब लगभग क्षारीय यानी लगभग बेसिक ही है। लार की जो वैल्यू होती है 7 क्षारीय होती है, तो 6.8 है, तो एकदम हल्की अम्लीय होती है, एकदम हल्की अम्लीय। डेली 1 से 1.5 लीटर तक लार का उत्पादन होता है, और इसका उत्पादन लार ग्रंथियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब लार ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर में यानी हमारे मुंह में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो देखो एक होती है आपके जीभ के नीचे से निकलती है। कई बार आपने खेल खेल में किया होगा, ऐसे जीभ को अपने ऊपर करते हो तो एक धार जैसी निकलती है लार की, नहीं किया, करके देखना है, ठीक है। जीभ को ऐसे ऊपर करते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, तो एक लार की धार निकलती है, वो आपकी सबलिंगुअल होती है। उसके बाद एक कान के पीछे लार ग्रंथि होती है, उसको सबमैंडिबल कहते हैं, और एक जबड़े में एक लार ग्रंथियां होती है, उसको पैरोटिड कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप की लार ग्रंथियां होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइलिन नाम का एंजाइम हमेशा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, पी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है। देखो स्पेलिंग की मिस्टेक इसमें बहुत सारी आपको मिलेंगी, तो उसमें मत जाना, क्योंकि जहां से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वहां भी बहुत सारी स्पेलिंग की मिस्टेक थी, तो यहाँ भी मिस्टेक हो गई है ना। तो लार में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये जो पैरोटिड आपको बताया ना, तो यहाँ जबड़े में जो होता है वहां से रिलीज होता है। और इस टाइलिन का मेन काम क्या होता है, इस टाइलिन का मेन काम होता है स्टार्च, या फिर उसको बोल सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट। जो आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के पॉलीसेकेराइड वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है उसको तोड़ के मोनोसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब को वो तोड़ता है और सिंपल कार्ब में परिवर्तित कर देता है, तोड़ तोड़ के। या आप इसको ये कह सकते हैं कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और ग्लूकोज का टेस्ट होता है मीठा। तो आपने देखा होगा जब आप रोटी खाते हैं और रोटी को कई बार चबाते जाते हैं चबाते जाते हैं, तो रोटी का जो टेस्ट होता है वो कई बार मीठा हो जाता है ना। मीठा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप उसको तोड़ते हैं चबाते हैं, तो चबाने के दौरान आप उसने क्या कर दिया, आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और ग्लूकोज का स्वाद होता है मीठा, मोनोसेकेराइड होता है वो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, टाइलिन का काम हो गया, जो कि एक एंजाइम है जो हमारी लार में होती है, ठीक है। एक और एंजाइम होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब देख लो, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम लार में तो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, लार के साथ साथ ये आपके आंसुओं में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है, और मूत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम होता है जीवाणुओं को किल करना, जीवाणुओं को मारना। टाइलिन का काम होता है तोड़ना, स्टार्च को ग्लूकोज में, या आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करना, और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को मारना। और लाइसोजाइम आंसू में, पसीने में, मूत्र में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना आप, टाइलिन। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है जो मुझे मिल गया था, कि भोजन को जब आप चबाते हैं और उसमें लार मिलती है, और जो भोजन टूट जाता है और एक लुगदी जैसा बन जाता है ना आपके मुंह में, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं ना, बोलस। नाम याद रखना, ये मेरे चैनल का नाम है द स्टडी शॉर्ट। मैंने और भी वीडियो बना के रखे हैं, तो उन वीडियोस को आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसमें अपडेट भी मैंने कर दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको अपडेटेड वाली मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब आपने जो नली देखी थी ना, जैसे ये जो नली है ना, ये जो नली है, तो इसमें
ये सिकुड़ती रहती, फैलती रहती, सिकुड़ती फैलती रहती। इससे क्या होता है, सिकुड़ने फैलने से जो भोजन है ना ये आगे बढ़ता जाता है ना। कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर फैलेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर फैलेगी। इसको हिंदी में क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ये ऐसे नीचे भोजन यहाँ पे आता रहता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया, है ना। ये एपिग्लोटिस, वो ढक्कन मैंने आपको बताया था ना, एपिग्लोटिस जो ढक लेता है, तो सांस लेने की पाइप में आपका खाना नहीं जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है ना। ईसोफेगस में क्रमाकुंचन, अभी क्या लिखा है मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मेरा मीडियम तो इंग्लिश है नहीं, हो सकता है ये गलत लिखा हो या स्पेलिंग गलत हो। पेरिस्टेलिसिस सर्च कर लेना, है ना। उससे भोजन आगे बढ़ता रहता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और यहाँ कोई एंजाइम आपका नहीं बनता। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, मैंने लिख लिया, मुझे मिल गया। तो पथरी जो रहती है ना, जो आपने कई बार सुना होगा फलाने को पथरी हो गई, तो पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है ना। बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कई बार जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो पथरी का निर्माण हो सकता है। तो पथरी जिस कंपोनेंट से बनी होती है उसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आमाशय पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इनसे जो जो एंजाइम निकलते हैं ना, आपको उन एंजाइम के नाम याद रखने हैं, वो नहीं भूलना, ठीक है। तो देख लेते हैं आमाशय, इसे स्टमक कहते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी में जे जैसी संरचना होती है या थैले जैसी संरचना होती है ना। और इसकी जो अंदर की दीवारें होती है वही अलग अलग टाइप के कुछ जूसेस निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा निकालती हैं। और जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 4-5 घंटे तक खाना स्टोर रहता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंजाइम मिलते हैं। उसके बाद खाना जो आपका रहता है आगे बढ़ता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। अब इसमें से क्या निकलता है, सबसे पहले तो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, इसका जो पीएच रहता है 1.5 से 3.5 तक रहता है, ठीक है। मतलब उतना बेसिक नहीं रहता। आप जो अपनी लेटरिन साफ करते हो ना, उससे जो तेजाब जो लेके आते हो, टॉयलेट क्लीनर, कई बार तो आपने देखा होगा ना, उससे कई बार धुआं निकलता है। तो वो भी या तो HCl होगा या H2SO4 होगा वो, है ना। तो उसका जो पीएच वैल्यू रहता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रहता है। आप ऐसे उंगली लगाओ तो आपकी उंगली उससे जल सकती है। इसका जो रहता है 1.5 से 3.5 तक रहता है ना, बहुत ज्यादा बेसिक एसिडिक नहीं रहता, नहीं तो आपका पेट ही जल जाएगा ना, ठीक है। तो ये डाइल्यूट HCl रहता है। ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे क्या होता है, मान लो आपके भोजन में कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो उन बैक्टीरियाज को ये मारने का काम करता है, ठीक है ना। अब एक ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि आपके मुंह में जब आप चबाते हैं और जो लुगदी बन जाती है उसको बोलस कहते हैं, एक टर्म है जो एग्जाम में आ सकता है। वैसे ही जब आपका जो भोजन रहता है आमाशय में जब आ जाता है तो उसके लिए भी एक टर्म है जिसे काइम कहते हैं, या चाइम भी बोल सकते हैं, CHYME, है ना। अब ये एसिड निकालता है, तो कहीं इसकी ही दीवारें एसिड से क्षतिग्रस्त ना हो जाएं, तो उसके लिए एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो रेड कलर का दिख रहा है ना ये, तो ये इसको सुरक्षित रखती हैं एसिड से, ताकि इसकी दीवारें ना डैमेज हो जाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक से निकलता है जठर रस जिसे गैस्ट्रस जूस कहते हैं। 1.5 से, ये इसी को कहते हैं, 1.5 से 3.5 इसका जो पीएच वैल्यू हो रहता है, ठीक है। अब देखो, जो एंजाइम मैंने आपको इमेज में शुरू में बताए थे, ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान से सुनना। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कहाँ से निकलते हैं, आपके स्टमक से निकलते हैं, ठीक है, स्टमक से निकलते हैं, आमाशय से निकलते हैं एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, या आप कह सकते हैं प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो पेप्सिन, पी से पेप्सिन है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें, पेप्टोन में, है ना। आगे चल के ये पेप्टोन भी टूटेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो इसको, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, पेप्टोन में। और दूसरा एंजाइम निकलता है, उसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है, कैसीन को तोड़ने का काम करता है। जो दूध में आपकी प्रोटीन पाई जाती है ना, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, तो रेनिन जो एंजाइम होता है वो कैसीन को पचाने का या कैसीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। रेनिन को इसीलिए, चूंकि ये कैसीन को बचाने का काम करता है, तो इसे दूध पाचक एंजाइम भी कहते हैं, है ना। बच्चों में पाए जाने वाला एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है शुरू में तो माँ के दूध पर निर्भर करता है, ठीक है, और कुछ खाना तो खाता नहीं है। तो उस समय रेनिन एंजाइम जो रहता है बच्चों में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, रेनिन कैसीन को कैसीनोजन है पैरा कैसीनोजन में तोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए मैंने लिखा है रे कैसी हो, है ना, रे कैसी, रेनिन कैसीन को पचाने के काम आता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपने गाय का दूध देखा होगा, ठीक है, तो वो हल्का पीला रहता है, एकदम सफेद नहीं रहता, हल्का पीला होता है। या माँ का दूध भी आपने देखा होगा कई बार हल्का पीला होता है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वो पीला कलर किसके कारण होता है, तो वो पीला कलर एक प्रोटीन होता है, इसे कैरोटीन कहते हैं, ठीक है ना।
कैरोटीन के कारण वो हल्का पीला रंग लिए रहता है। तो दूध का पीला कलर कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है ना। 2 रुपए की पेप्सी, मेरा भाई सेक्सी। आगे आ जाते हैं लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर एग्जाम में है तो वो स्किन, त्वचा है। और शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग स्किन, त्वचा, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर। और शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है ना, वो भी लीवर होती है। आगे आपको बताएंगे अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी क्या होती है। सबसे छोटी ग्रंथि में थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो लीवर लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है, दाएं तरफ यानी राइट साइड में होता है। और ये लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस यानी हिंदी में जिसे कहते हैं पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है, पित्त रस, बाइल जूस। और इसका पीएच होता है 7.5 से 8 तक। मतलब आपको मैंने पीएच वैल्यू बताई थी ना, 7 से ज्यादा जिसकी पीएच होती है वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो लीवर क्या होगा आपका, क्षारीय होगा, बेसिक होगा। लीवर का इसका पित्त रस जो आपका बाइल जूस होता है, इसका कलर क्या होता है, पीला हरा, येलोविश ग्रीन टाइप का होता है। और जो पीला कलर होता है वो बिलीरोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। और हरा कलर जो होता है बिलीवर्डिन के कारण होता है, ठीक है। पीला रंग बिलीरोबिन और हरा रंग बिलीवर्डिन। तो आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना, आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। तो वो होता क्यों है, जो आपका रक्त होता है, जो आपका ब्लड होता है, उसमें बिलीरुबिन, ये जो बिलीरुबिन है ना आपके सामने जो लिखा है, इस बिलीरुबिन की मात्रा आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके कारण आपके जो शरीर के कई सारे अंग हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि पीलिया में शरीर के कई अंग पीले क्यों दिखने लगते हैं, क्योंकि रुधिर यानी रक्त में, ब्लड में बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। अब जो बाइल जूस जो निकलता है ये यकृत से, बाइल जूस, वो क्या काम करता है, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है, यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। पीएच इसका 7.5 से 8 होता है। और याद रखने के क्षारीय होता है। स्टमक से जो निकल रहा था वो अम्लीय था, और यहाँ जो निकल रहे हैं बाइल जूस जो लीवर से जो निकलता है ये क्षारीय होता है, ठीक है। ये भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। और डेली 500 से 700 ml आपका निकलता है। आपने देखा होगा कई बार आपको एसिडिटी हो जाती है ना, तो आप इनो खरीदते हैं, इनो खरीद के पीते हैं। तो इनो क्या करता है, इनो आप बेसिक यानी क्षार होता है, शरीर में आपकी एसिडिटी बढ़ गई यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो जब आप इनो पीते हैं तो वो जो क्षार रहता है आपके पेट में जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। इसलिए आप बोलते हैं इनो ऑन, एसिडिटी गॉन, ठीक है। अब आते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर, जो लीवर के नीचे छोटा सा हिस्सा आपने देखा होगा ना, ये ठीक है ना। तो लीवर से जो पित्त रस निकलता है ना, वो उसको यहाँ पे स्टोर करके रखता है। गॉल ब्लैडर ये जो है पित्ताशय जिसको कहते हैं ना, ये लीवर से जो बाइल जूस निकलता है इसको स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। अब आता है अग्नाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसे कहते हैं पेंक्रियास, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। इसे एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि कई हार्मोन भी निकालते हैं, ठीक है। एंजाइम्स तो निकालता भी है, एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन्स भी निकालता है। इसका आकार पत्ती के जैसा रहता है, लीफ लाइक रहता है, लेफ्ट साइड में होता है। और क्या क्या निकालता है ध्यान से देखेंगे। अग्नाशय के एंजाइम, 3 मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ध्यान रखेंगे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन सब की आगे आप लिस्ट भी बना लेना खुद से, ठीक है। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज फैट का पाचन करता है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, और लाइपेज फैट का। जिसके लास्ट में आपको इन दिख जाए ना, ऊपर भी आपने पेप्सिन दिखा था तो वो प्रोटीन का पाचन कर रहा था, यहाँ आपको ट्रिप्सिन दिखा तो ये भी किसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, ठीक है। लाइपेज किसका पाचन कर रहा है, फैट का पाचन कर रहा है, ठीक है। फैट को तोड़ता है किसमें, ट्राइग्लिसरॉल में। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये ऊपर आपने जो इमेज देखी होगी ना, पेट को जो आपसे जोड़ता है, मतलब स्टमक, इमेज दिखा देता हूं आपको, इसमें क्लियर नहीं है। ये आपका पेट है, स्टोमक है, ठीक है। और इसको, ये आपकी आंत मान लो यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसको जो आंत से जोड़ता है, ठीक है, जो ज्वाइंट रहता है, ये उसकी बात कर रहा है ना। पेट को आंत से जोड़ता है, ये उतना नहीं आता है, देख लो एक बार, ठीक है।
और ये फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि जो आपके यूरिन है, मेनली यूरिन है, तो यूरिन का जो पीला कलर होता है, पीला, कई बार पीले पेशाब हो जाती है ना, तो वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की अधिकता जब आपकी यूरिन में हो जाती है तो आपका जो यूरिन होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यूरोक्रोम वाला, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको देख लेना। अब छोटी आंत की बात करेंगे तो छोटी आंत के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो छोटी आंत से स्टोमक जहाँ से जुड़ता है, जो वाला पार्ट रहता है वो ड्यूडेनम होता है। उसके बाद जो गोल गोल घूमने वाला पार्ट रहता है वो जेजुनम, और बड़ी आंत से जो जुड़ती है छोटी आंत वो इलियम वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये देखो 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम ये फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आमाशय से जो भोजन होता है सबसे पहले ड्यूडेनम में आता है, उसके बाद जेजुनम में आता है, मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट, उसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट इलियम जो होता है, जो बड़ी आंत से जुड़ता है, ठीक है। इसको शेषांत्र कहते हैं, ठीक है, शेषांत्र। लॉन्गेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से ये नहीं होता है, इसको मैं एडिट कर दूंगा, लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। ये मैं लॉन्गेस्ट मत देखना, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहीं पे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब ड्यूडेनम की बात करते हैं, सी शेप का होता है, ऐसा सी शेप का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, आमाशय से भोजन सबसे पहले इसमें जाता है, और यहाँ पे 3 प्रकार के रस मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के रस? एक आपका पेंक्रियाटिक जूस जो अग्नाशय से निकलता है वो वाला रस, फिर आपका एक जठर रस हो गया, फिर आपका लीवर से जो निकलता है, 3 प्रकार के रस निकलता है ना, एक पेंक्रियास से निकलता है, एक स्टमक से निकलता है, एक आपका लीवर से निकलता है। तो ये तीनों टाइप के जो जूस होते हैं ना वो यहाँ आकर मिल जाते हैं आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। दूसरा आपका इलियम, वो जो घुमावदार पार्ट होता है ना, ऐसे 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 छोटियां ऐसे घूमती है, ठीक है ना, वो वाला पार्ट वो जेजुनम कहलाता है। और इलियम वाला पार्ट क्या होता है? ये लास्ट वाला, ये इलियम लास्ट वाला पार्ट है, फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फोटो दिखाई देता हूँ, ये वाला पार्ट है ना, ये इलियम कहलाता है, ये इलियम कहलाएगा, और ये आपका ड्यूडेनम, ठीक है ना, और ये जेजुनम, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाम याद रखना, साले नाम इतने कठिन है ना, एक तो मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, है ना, और मेरे को याद नहीं था मैं पिछली बार ये नाम कब पढ़े थे। ये सारे इनका प्रोनाउंसिएशन में बहुत परेशानी आती है, ठीक है। और मैंने विली के बारे में आपको बताया था, जिनको हिंदी में रसांकुर कहते हैं। तो आप नाम याद रखना, यही जो विलीज आपकी रहती हैं तो भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं इनका अवशोषण करती हैं। इन विलीज से ही हमारी जो कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को लाती रह जाती है ना, इन विलीज से ही जुड़ी रहती हैं। तो विलीज क्या करती हैं, रसांकुर क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन का अवशोषण किया तो वो प्रोटीन आपके ब्लड कैपिलरीज में जाके मिलेंगी, और फिर कैपिलरीज से आपके ब्लड में मिल जाएंगे, ठीक है। उंगलियों जैसी संरचना होती है और लाखों की संख्या में पाई जाती है, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आता है आपका क्या, बड़ी आंत, ठीक है ना। ये लंबाई चौड़ाई वैसे आती नहीं है, और इसकी चौड़ाई छोटी आंत से ज्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। पार्ट्स कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग, मतलब किसी में कम पार्ट्स दिखेंगे, किसी में ज्यादा पार्ट्स दिखेंगे, तो उसमें ध्यान मत दो। मेनली सबसे लास्ट का जो पार्ट है एनस, और उसके पहले का जो ऊपर का जो पार्ट है वो रेक्टम, ठीक है ना। एनस, रेक्टम, ठीक है, ये दो याद रखो, एनस और रेक्टम। एनस सबसे लास्ट वाला पार्ट हो, यहाँ से हगते हो तुम लोग, ठीक है। फिर ये कोलन देख लो, इलियम से जुड़ा रहता है, मल से अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है। इसका क्या मतलब है, मल से अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है? देखो कई बार बॉडी क्या करती है ना, जब आपका भोजन पच जाता है और पचने के बाद जो आपका मल होता है फिर आपका बड़ी आंत में आ जाता है, तो बॉडी क्या करती है, अगर उस मल में पानी की अगर अतिरिक्त मात्रा है, क्योंकि बॉडी का काम होता है कि कोई भी चीज जो जरूरी हो उसको वेस्ट ना जाने देना, तो अगर आपके मल में जल की एक्स्ट्रा मात्रा है, अतिरिक्त मात्रा है, तो कोलोन में आके बॉडी उसको अवशोषित कर लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और जितने रिक्वायरमेंट आपके मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए है उतना ही रखती है उसमें, ठीक है। तो ये कोलोन का काम होता है। कोलोन बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और इसी कोलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम याद रखेंगे, ई कोलाई, है ना। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है। ये क्या करता है, ये विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है, विटामिन के का निर्माण करता है। ये विटामिन के का निर्माण करता है, इस बैक्टीरिया का जो खाना होता है, हमारा मल ही इसका फूड होता है। तो इसे एक तरह के सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं जिसमें दो जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपके ऊपर एक कीड़ा चिपक जाए और आपका खून चूसता रहे, तो उसको सहजीवी संबंध नहीं कहेंगे, उसको परजीवी संबंध कहेंगे, क्योंकि आपका खून चूस रहा है तो आपका नुकसान कर रहा है वो जीव, ठीक है। लेकिन ई कोलाई का जो बैक्टीरिया यहाँ पे है, ये आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा है,
है ना। आपको जो वेस्ट है, मल है, वो इसका फूड है, और इसके अलावा ये विटामिन के का भी निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, या सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक। और यहीं पे विटामिन के का अवशोषण भी हो जाता है, निर्माण करता है, अवशोषण भी हो जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आंत है, छोटी आंत है, यहाँ पर भी पाचन होता है और यहाँ से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं। ये 5 एंजाइम है मेन: इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपके आमाशय के एंजाइम पूछता है और पेंक्रियास के एंजाइम पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, इनकी मैं तो बोलता हूँ आप लिस्ट ही बना लेना लास्ट में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो इरेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है, देखो सिन लगा ना, इन लास्ट में, तो प्रोटीन का ही पाचन करेगा, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का पाचन करता है, ठीक है ना। सुक्रेज किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का पाचन करेगा। लैक्टेज किसका पाचन करेगा? लैक्टोज का पाचन करेगा। और लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा, ठीक है ना। ये उसके बाद आप ये देख लो कि कौन सा किस में टूटता है। प्रोटीन पहले पेप्टोन में टूटता है, पेप्टोन से फिर वो एमिनो एसिड में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होता है इसका, तो पहले ये माल्टोज में टूट जाता है, उसके बाद ग्लूकोज में टूट जाता है। फैट जो आपका वसा जो रहता है, जिसका पाचन लाइपेज करता है, तो फैट पहले टूटता है ट्राइग्लिसरॉल में, उसके बाद फैटी एसिड या ना वसीय अम्ल में टूट जाता है। विटामिन को पचाने के लिए अलग से कोई एंजाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र था। इसमें आपको एक काम करना है, जो मैंने आपको बताया, पाचक रस जो होते हैं उनकी लिस्ट एक बना लीजिएगा कि कौन सा पाचन रस कहाँ पे पाया जाता है, और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो भी मिलेंगे आपको इसमें ऐड करना है, और एमसीक्यू जरूर लगाना है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने और भी यूनिट्स के वीडियो जो बना के रखे हैं, वो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको अपडेट भी मैंने कर दिया है, अपडेट वाली फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आपसे मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे।